नमस्कार, 10 का दम के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। किराएदारी अध्यादेश मंजूर कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसकी मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश नगरीय किराएदारी विनियन अध्यादेश 2021 मकान मालिक और किराएदार के बीच कम होंगे विवाद। मनमाने तरीके से अब किराया नहीं बढ़ेगा। आवासीय पर 5% सालाना किराया बढ़ाया जा सकेगा। गैर आवासीय पर 7% सालाना किराया बढ़ाया जा सकेगा। अध्यादेश लागू होने के बाद सभी किराएदारी अनुबंध के आधार पर होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, आवासीय पर 5% किराया बढ़ेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बाकायदा इसकी मंजूरी दे दी है। यूपी नगरीय किराएदारी विनियन अध्यादेश 2021 पर मोहर लग गई है। किराएदारी अध्यादेश मंजूर कर लिया गया है। अब 5% आवासीय पर किराया बढ़ेगा और गैर आवासीय पर 7% सालाना किराया बढ़ेगा। और बातचीत करने के लिए अनामिका हमारी संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रही है। अनामिका, रोज रोज की किराएदार और मकान मालिक के बीच की अड़चन आदेश कारगर साबित होगा। और देखिए अनुपम, एक बड़ी आबादी ऐसी है जो शहरों में आकर के अपने जीवन यापन के लिए, नौकरी पेशे के लिए किराए पर रहती है। लेकिन पिछले दिनों से ऐसी बहुत सारी शिकायतें आई हैं जहां पर ये प्रयास किया गया किराएदार की ओर से कि घर को कब्जा कर लिया जाए, या मकान मालिक मनमाने तरीके से कोरोना काल में भी रेंट को बढ़ाते रहे और किराएदारों ने बहुत ज़्यादा कंप्लेंट भी की इसकी। लेकिन इन दोनों के विवाद को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर एक बड़ा ऐलान किया था, जिसमें पिछले दिनों कैबिनेट से इस अध्यादेश को मंजूरी भी दी गई और अब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की ओर से भी इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। यानी कि एक बड़ा और कड़ा कानून कम से कम इस पूरे विवाद को खत्म करने के लिए सरकार लाने जा रही है। बड़ी बात यहां पर यह है कि आपने ये भी देखा होगा अनुपम कि इस पूरे कोरोना काल में जब देश में त्राहिमाम मचा हुआ था, उस दौरान भी कोविड के संक्रमण का बहाना दे करके जो मकान मालिक थे वो किराएदारों को घर से निकाल रहे थे। लेकिन अब जो नया अध्यादेश ला रही है सरकार, इसके बाद अब आपको अगर रेंट पर रखना है या रेंट पर रहना है, दोनों के लिए एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। इसकी इंफॉर्मेशन ट्रिब्यूनल को दी जाएगी और सालाना किराया बढ़ाने को लेकर के भी एक आपके लिए एक फॉर्मेट जारी किया जाएगा। यानी कि ना आप किराया बार बार बढ़ा पाएंगे आप 6-6 महीने पे, और ना ही किराएदार घर को कब्जा करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी और भी होंगी जिसको लेकर के अगर कोई मकान मालिक अपने घर में रहता ही नहीं है, किसी और शहर में रहता है, तो उसकी केयर कैसे की जाएगी ये भी बताया गया है इसमें। साथ ही साथ बिजली का बिल से लेके, पानी का बिल से लेके, हाउस टैक्स से लेकर के बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसको इस पूरे के पूरे अनुबंध में फॉर्म किया जाएगा। दोनों के सिग्नेचर्स होंगे, इन्फॉर्मेशन सरकार के पास भी होगी। बिल्कुल अनामिका, ये बताइए कि अगर इस अध्यादेश का पालन नहीं किया जाता है या मकान मालिक उसके बाद भी किराएदारों से उसी तरह के मनमाने रवैये पर इख्तियार होता है, तो क्या लीगल एक्शन उसके खिलाफ हो सकता है आने वाले वक्त में? देखिए, मकान मालिक और किराएदार दोनों के लिए एक प्राधिकरण बनाया गया है। अगर आप फला व्यक्ति हैं और आपको अपने मकान में किसी को किराए पर रखना है तो आप यूं ही नहीं रख सकते हैं। इसके लिए बाकायदे आपको प्राधिकरण में जाके इन्फॉर्मेशन देनी होगी। दोनों की ओर से जो करार के पेपर्स होंगे वो सबमिट करने होंगे। इसके बाद आप किराए पर रख पाएंगे। इसके बाद जो भी विवाद होता है तो वो प्राधिकरण के लेवल पर सॉल्व किया जाएगा। बशर्ते प्रयास तो यही किया जाएगा कि पहले विवाद ही ना हो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर, और अगर ऐसा फिर भी होता है तो लीगल एक्शन किया जाएगा। जिसकी भी कमी सामने आती है कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पर, तो ये प्रयास सरकार की ओर से किया गया है। बिल्कुल अनामिका, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अनामिका हमारी संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रही थी। आगे बढ़ते हैं। किसान आंदोलन पर आज सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट आज आंदोलन पर अपना फैसला सुना सकता है। कल भी सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई हुई थी। कृषि कानूनों को होल्ड करने की बात कही गई थी। सरकार ले फैसला नहीं तो हम लगाएंगे रोक, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने की सलाह तब दी थी। अब देखना यह होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर किस तरीके से रिएक्ट करता है। सरकार ले फैसला नहीं तो हम लगाएंगे रोक, कल ये बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई थी। इससे पहले किसान आंदोलन मामले में सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभिक हलफनामा दाखिल किया। सरकार ने कहा कि प्रदर्शनकारियों की गलत धारणा को दूर करने की जरूरत है। कृषि मंत्रालय ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने गलत धारणा बना ली है कि केंद्र सरकार और संसद ने कभी भी किसी भी समिति की सलाह, प्रक्रिया या मुद्दों की जांच नहीं की। हलफनामे में कहा गया कि कानून जल्दबाजी में नहीं बने हैं, बल्कि 2 दशकों के विचार विमर्श के बाद ये कानून बने हैं। सरकार ने कहा कि देश के ज्यादातर किसान खुश हैं। साथ ही सरकार ने किसानों की 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को न निकालने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है।
तो केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा किसानों की गलतफहमी दूर की है। सरकार जहां ये तर्क दे रही है आंदोलनकारियों का भ्रम दूर करने की जरूरत है, सरकार ने जो प्रारंभिक हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें इन बातों का जिक्र किया गया है। देखना यह होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर क्या कहती है। और बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ से शबाब, गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ हैं। सुशील के पास सबसे पहले चलते हैं। सुशील, बताइए, आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले पर माना जा रहा है कि कोई फैसला आ सकता है। क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर सुना सकती है? देखिए अनुपम, आप सही कह रहे हैं कि आज काफ़ी अहम दिन है किसान प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में कोई अंतरिम आदेश जरूर जारी कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल इस पूरे मामले में केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई थी और कानून को लेकर कई सवाल भी खड़े किए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में कल केंद्र सरकार ने हलफनामा देकर वो तमाम चीज़ों को उन्होंने ऑन रिकॉर्ड रखा। उन्होंने कहा कि जो कृषि कानून है वो विचार विमर्श करके बना था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि क्या कृषि कानून जब बना तो विचार विमर्श किया गया। तो उन तमाम पहलुओं पर फिलहाल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया है। आज फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में जो किसान प्रतिनिधि हैं उनसे ये जानना चाहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किसी कमेटी का गठन करता है तो क्या वो उस कमेटी में शामिल होंगे या नहीं। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है अनुपम, वो बेहद सूत्रों से जानकारी मिली है कि किसान के प्रतिनिधि संगठन किसी भी कमेटी में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। कल रात बिल्कुल इसको हम समझ लेते हैं किसान क्या चाहते हैं। गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ हैं। अमित, क्योंकि आज का दिन काफी अहम है, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और रिएक्ट करता है। कल हमने देखा किस तरीके से टिप्पणी हुई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किसान क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी नजर अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है या फिर वो अपने आंदोलन को और धार देने में लगे हैं? देखिए अनुपम, आपको बताना चाहूंगा 47 दिन हो चुके हैं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसान लगातार अपना आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में 9 दौर की वार्ताएं भी हुई, सुप्रीम कोर्ट को उसकी आना पड़ा। और कल जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है, जिस तरीके से तलक अंदाजी में कहा भी है, उसके बाद किसानों का जो कहना है, खुद किसान नेताओं से हम बात कर लेते हैं। कुछ किसान नेता मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। अध्यक्ष जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आज एक अहम फैसला है आज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हाँ, तो लगता है कुछ निकल कर आएगा? आप बताइए कि कई दौर की वार्ताएं हुई लेकिन कोई भी निष्कर्ष निकल कर नहीं आया, तो ऐसे में आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है उसको लेकर क्या कहना है किसानों का? अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट टोटल फेवर में है किसानों के। उनको भी पता है कि किसान यहाँ आज लगभग 50 दिन होने जा रहे हैं, यहाँ जाड़े पाले में पड़े हैं और सरकार 8-9 दौर की वार्ताएं कर चुकी। क्या तैयारी है इनकी, कुछ समझ में नहीं आता। क्या तैयारी करके आते हैं, क्या बात करते हैं। और तारीख आपको पता ही है कितनी तारीखें मतलब दे चुके हैं। अब फिर 15 तारीख लगी हुई है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है एक कमेटी का निर्माण किया जाए, तो उस कमेटी में क्या किसान जाने को तैयार है कमेटी के साथ? अब ये तो उनका पहले निर्णय आज जो भी आ रहा है आज पढ़ा जाएगा उसको, फिर हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो जो क्या फैसला लेते हैं वो तो वही मान्य होगा। जी बिल्कुल अनुपम, समझ सकते हैं कि इनका साफ तौर पे कहना यही है कि जो आज निर्णय आएगा उसके बाद ही ये तय कर पाएंगे कि कमेटी क्या कहती है, क्या कमेटी गठित होती है, क्या उसमें किसान नेता रहेंगे या नहीं रहेंगे। खुद राकेश टिकैत का भी कहना यही है। शबाब भी हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। शबाब, अगर बात करें, कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो अपने अपने घर चले जाएं, और सुप्रीम कोर्ट ने काफी तल्ख टिप्पणी भी की थी इस पूरे मसले को लेकर के। उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से इन परिस्थिति पर नजर बनाई हुई है? और देखिए अनुपम, अभी फिलहाल सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही टिकी हुई हैं, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर बहुत तल्ख टिप्पणी करते हुए इस बात को कहा था, क्योंकि जो केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा लगाया गया था 26 जनवरी की ट्रैक्टर जो रैली निकलनी है किसानों की, इसको लेकर के कि उसे रोका जाए, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि किसी को भी प्रदर्शन करने से रोका नहीं जा सकता। और आखिरकार ऐसा कानून में क्या है जिस पर सरकार बदलाव करने को तैयार नहीं हो रही है। उन्होंने बहुत सख्त टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार से कहा था कि या तो आप बदलाव कीजिए, अमेंडमेंट कीजिए, या फिर आप काले कानून को इस कानून को वापस लीजिए, और अगर आप कानून को वापस नहीं लेते हैं तो हमें मजबूरन इस पर रोक लगानी होगी। फिलहाल तमाम तरीके की जो बातचीत है वो अब हो चुकी है। अब इंतजार सुप्रीम कोर्ट के
फैसले का है। हालांकि केंद्र सरकार ने एक हलफनामा देकर के इस बात को भी कहा है कि हम किसानों की तमाम दुविधाओं को दूर करेंगे और एक समिति बनाएंगे जिसमें किसानों के भी प्रतिनिधि होंगे और उनकी विचार विमर्श के बाद ही इस कानून में जो भी जो दुश्वारियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उनको समझाई जाएंगी। इस पर किसान एकजुट हैं और वो सीधे तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि सरकार अब इस पर कोई भी जो है वो नतीजे शबाब, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शबाब आपका, अमित आपका और साथ ही साथ सुशील आपका, आप नजर बना के रखिए। आगे दिन भर क्या अपडेट रहता है उस पर हम बातचीत करेंगे आपसे दिन भर। आगे बढ़ते हैं। आज सुबह देश को सबसे बड़ी खुशखबरी मिली है जब सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड की पहली खेप दिल्ली के लिए रवाना कर दी गई। हम आपको 4 अलग अलग तस्वीरों में दिखा रहे हैं वैक्सीन आज कैसे रवाना हुई। आज सुबह सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड वैक्सीन के बॉक्स को पुणे ले जाने के लिए 3 कंटेनर ट्रकों को बुलाया गया। इन ट्रकों में वैक्सीन को 3 डिग्री तापमान में रखकर पुणे एयरपोर्ट पहुंचाया गया, जहां से कुल 8 उड़ानें कोविशील्ड वैक्सीन को 13 विभिन्न स्थानों पर ले जाएंगी। पहली फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना होगी। दिल्ली से वैक्सीन को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाएगा। कोरोना महामारी के बीच देश में 16 जनवरी से कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होगा। इसके मद्देनजर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पुणे स्थित संस्थान से कोविशील्ड वैक्सीन को विभिन्न स्थानों पर भेजने का काम 12 जनवरी से शुरू हो गया है। तो वैक्सीन सप्लाई की ये तस्वीरें भी हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देश के इन शहरों में पहुंच रही है वैक्सीन। दिल्ली, करनाल, चंडीगढ़, लखनऊ, चेन्नई और कोरोना वैक्सीन आ गई है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पुणे से दिल्ली भेजी गई है वैक्सीन। देश के 13 स्थानों पर ये वैक्सीन भेजी जा रही है। इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि ये कौन कौन सी जगह हैं। दिल्ली, करनाल, चंडीगढ़, लखनऊ, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, कोलकाता, गुवाहाटी, ये वो जगह हैं जहां पर वैक्सीन को भेजा जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट से पहले ट्रक्स गए हैं वैक्सीन के और आज से ये पूरे देश में वितरित होने वाले हैं। तो सुरक्षा के हिस्से हम लोगों ने बंदोबस्त यहाँ पे रखा हुआ है। किस तरह से पूजा पाठ की गई? सीरम इंस्टीट्यूट से ये पहले ट्रक निकल रहे थे तो ऑफकोर्स कंपनी की तरफ से कुछ छोटी सी पूजा उन्होंने की और अपने भारतीय तरीके से ट्रक्स को रवाना किया है। एंड वी वेर ग्लैड कि पुलिस की वर्दी में होते हुए हमें भी इस मौके पर उपस्थित रहने का सौभाग्य मिला। और बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शबाब, जो इंतजार हम काफी दिनों से कर रहे थे वो इंतजार अब खत्म हो गया है और 16 तारीख से टीकाकरण की शुरुआत हो रही है। आज पहली खेप वैक्सीन की पहुंचने वाली है। बिल्कुल, देखिए अनुपम, ये हम सब के लिए बहुत गौरवान्वित क्षण है क्योंकि पुणे से इंस्टीट्यूट से वो जो कोविड का खेप है वो दिल्ली पहुंचेगा और दिल्ली से जो है तमाम दूसरे राज्यों में पहुंचाया जाएगा। आज देर शाम जो है वो राजधानी लखनऊ में कोविड की वैक्सीन पहुंचने की उम्मीद है और लखनऊ एयरपोर्ट पर इस बाबत बहुत चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था जो है वो लगाई गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच उस कोविड वैक्सीन को लेकर आया जाएगा। उसके बाद लखनऊ मंडल के तमाम जगहों पर उन्हें भेजा जाएगा। लखनऊ मंडल के अलावा उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में जो हैं वो इस कोविड वैक्सीन को जो है भेजा जाएगा। इसके बाद जिस हिसाब से लगनी है, जो चरणबद्ध तरीका है, जैसे जैसे लगनी है उन जगहों पर भेजा जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि इन वैक्सीन को रखने के लिए जो है वो बहुत माकूल बंदोबस्त किए गए हैं क्योंकि तापमान इस दवाई को रखने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर चाहिए होता है। 3 डिग्री टेम्परेचर की बात कही जा रही है, हालांकि जानकार इसको और बेहतर करने की बात कह रहे हैं। फिलहाल कोविड वैक्सीन के एयरपोर्ट पहुंचने के साथ ही तमाम जो स्वास्थ्य विभाग कर्मी हैं, जो बड़े आला अफसरान हैं, डीजी हेल्थ इस मौके पर खुद मौजूद रहेंगे लखनऊ एयरपोर्ट पर, कहा यह भी जा रहा है। और उसके बाद उन दवा को लेकर के वो रवाना होंगे और तमाम जगहों तक उसको पहुँचाने की जो प्रतिबद्धता है उसको पूरा किया जाएगा। तो आज पूरे देश के लिए बहुत गौरवान्वित क्षण है अनुपम, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने पुणे ने जिस तरह से कोरोना वैक्सीन को बनाकर 3 ट्रक जिस तरह से पुणे से दिल्ली भेजे गए हैं और उसके बाद चुनिंदा शहरों में बिल्कुल शबाब, आप नजर बना के रखिए। जाहिर तौर पर यह खुशखबरी है और अब देखना ये होगा कि जब से 16 तारीख से टीकाकरण की शुरुआत होती है तो उसके बाद और क्या कुछ तस्वीरें हमारे सामने आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शबाब हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद अब बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।
सीएम योगी आज से गोरखपुर के 4 दिन के दौरे पर रहेंगे। वो आज शाम 6 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे। दरअसल आज गोरखपुर महोत्सव का रंगारंग आगाज हो रहा है। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। इस मौके पर मुख्य सचिव आर.के. तिवारी और खेल राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी भी मौजूद रहेंगे। 12 से 16 जनवरी के बीच राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के बाद सीएम योगी कोविड वैक्सीनेशन को लेकर टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस मीटिंग के बाद सीएम योगी गृह मंत्री अमित शाह के साथ पुंछी कमीशन के संबंध में एक वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम 4 दिन के गोरखपुर दौरे पर आज रवाना होंगे। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भी वो जुड़ेंगे। दो 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सूबे में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में आज एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी पूर्वांचल के 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। उनके साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि ओवैसी के साथ राजभर वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहीं से जौनपुर, दीदारगंज, आजमगढ़ होते हुए फूलपुर में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। पिछले महीने भी ओवैसी 1 दिन के दौरे पर लखनऊ आए थे, जहां उन्होंने राजभर के साथ गठबंधन करने के साथ ऐलान किया था कि वो छोटे छोटे दलों को साथ लेकर 2022 में बीजेपी को चुनौती देंगे। और बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। अजीत सिंह हत्याकांड का शूटर गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली से मुख्य आरोपी गिरधारी को गिरफ्तार किया गया। रोहिणी सेक्टर 11 से गिरधारी की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरधारी को गिरफ्तार किया है। गिरधारी के पास से एक पिस्टल बरामद की गई है। 1 लाख रुपए का गिरधारी पर इनाम था। न्यूज 18 आपको सबसे पहले गिरफ्तारी का वीडियो दिखा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अजीत सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरधारी तस्वीरों में दिख रहा है। वो लाल सर्किल करके हम आपको वो दृश्य दिखा रहे हैं। उसके बीच में गिरधारी वहां पर दिखाई दे रहा है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। लखनऊ में 6 जनवरी को हत्या होती है और इस मामले में गिरधारी को कल गिरफ्तार किया गया। 11 जनवरी को दिल्ली से गिरधारी की गिरफ्तारी हुई है। इस पे 1 लाख रुपए का इनाम था। दरअसल 6 जनवरी को मूल रूप से मऊ के रहने वाले पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि और आजमगढ़ के पूर्व विधायक सीपू सिंह के गवाह अजीत सिंह की लखनऊ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अजीत बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का करीबी था। हत्यारों ने अजीत को 22 गोलियां मारी थी। अजीत आजमगढ़ के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह की हत्या में गवाह भी थे। अजीत के साथ ही मोहर सिंह ने आजमगढ़ जेल में बंद कुट्टू सिंह, गिरधारी और अखंड सिंह समेत कुछ और लोगों के खिलाफ साजिश के तहत हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी। कोविड-19 महामारी ने एक दूसरे पर निर्भरता की भावना को मजबूत किया है। इसी की बदौलत पूरा देश एकजुट होकर इस आपदा का मुकाबला कर रहा है। अब वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सब इसमें बेहतर योगदान दें, ताकि हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ है। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं हो सकता। इसी सोच के आधार पर हमारी मुहिम संजीवनी का लक्ष्य पक्का करना है कि वैक्सीन पाना हर भारतीय का हक है।